नमस्कार, मैं अविनाश गौर और आज हम आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के घर पे। श्री अमित भारद्वाज जी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन है। आपने बहुत सारे नेशनल स्पोक पर्सन देखे होंगे, संबित पात्रा, शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया, बट अमित भारद्वाज जी उनसे अलग है। एक फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस के, दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में काफी गहरी नजर रखते हैं और पंजाब में भी उनका काफी अहम रोल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की और फॉर दैट मैटर किसान कांग्रेस की क्या भूमिका रही पिछले 2 किसान आंदोलनों में और कांग्रेस अभी क्या कर रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एक नेशनल स्पोक पर्सन की लाइफ कैसी होती है और कैसे एक आम आदमी किसान कांग्रेस में या फिर किसी भी पार्टी में नेशनल स्पोक पर्सन बन सकता है। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप ये सब जानकारी जान सकें। तो अमित जी, आपने अपनी राजनीति या फिर पॉलिटिकल करियर कहाँ से और कैसे शुरू किया? देखिए, मेरा जो परिवार है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक बैकग्राउंड है। हमारे परिवार में सभी सर्विस क्लास के लोग हैं। मेरे जो दादाजी थे, हमारे जो बाबा थे, वो इस क्षेत्र के जाने माने शिक्षक रहे हैं और हमारे फादर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर थे। हमारे परिवार में लगभग सभी लोग सर्विस क्लास में रहे। मेरी जर्नी कॉलेज के बाद, अब या कॉलेज के लास्ट से लगा लीजिए कि इलेक्शन लड़ने का बड़ा मन हुआ और उन्हीं दिनों बंसीलाल की सरकार ने कॉलेज के अंदर कॉलेज के चुनाव बंद कर दिए। हरियाणा में सरकार बनी थी जब बंसीलाल जी, तो तभी से एक जज्बा था कि कुछ करने की, कुछ एक होता है ना, बेसिक एक नेचर होता है कि कोई सामाजिक जीवन में एक लाने के लिए, तो शौक था और हम करते भी थे अपने लेवल पे, छोटा मोटा करते रहते थे। तो शुरुआत हमारी जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जो सबसे पहले अपना सुरजेवाला जी, ऑल इंडिया रणदीप सुरजेवाला जी जब अध्यक्ष थे, तो जब से हमारी शुरुआत हुई। जब मुझे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का यूथ का जनरल सेक्रेटरी बनाया, बस जब से वो यात्रा। उनके अलावा कौन कौन साथी थे आपको? उसके अलावा हमारे यहाँ उस वक्त जिलाध्यक्ष थे प्रदीप जितला जी, यहाँ अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय स्तर के हमारे उस वक्त अजीत जोगी जी थे, वो जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वो पहले पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे। अजीत जोगी जी को भी मैंने एक बार गुड़गांव बुलाया था उसमें इलेक्शन से, तो अजीत जोगी जी आए, ऑफिस पे आए, बैठे राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में। हाँ, अभी कुछ समय पहले ही, अभी लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले हमारे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के और पंजाब में भोला विधानसभा है, वहाँ से विधायक हैं सुखपाल सिंह खेड़ा, चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो अब संगरूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट। तो उन्हीं के द्वारा मेरे को किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। तो क्या क्राइटेरिया होता है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता में? क्या ऐसा अलग होता है कि जो उसको दूसरों से अलग करता है या फिर कैसे जिम्मेदारियां मिलती हैं आपको? अब देखिए, ये तो हमारे बड़े नेता बताएंगे कि किसको जिम्मेवारी, किसके अंदर क्या देख के, क्या प्रतिभा देख के उसको वो जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी, या फिर आपकी एक जो फायर ब्रांड इमेज कांग्रेस में बनी हुई है उसी को देख के आपको कि हाँ ये एक अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं। देखिए, मैं सच्चाई रखता हूँ जनता के सामने, कैमरे के सामने। कभी भी हमारी डिबेट्स में तो मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करी कि कोई आदमी हवा में, जैसे मैं देखता हूँ आजकल प्रवक्ता बीजेपी के काफी सारे, आप नाम ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे लगभग सारे ही लोग हैं वो नेता बीजेपी के जो सरकार के नेता हैं वो हवा में बातें करते हैं, उनके पास तथ्य नहीं होते। सिर्फ बीजेपी के और भी बहुत से पार्टीज है। मैं आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ऑल इंडिया नहीं। देखिए, मैं सत्ता अभी मेन किसका कहा जाएगा, क्योंकि जो सत्ता चला रहा है, अब जो 10 साल से हमारे देश के अंदर जो माहौल बना दिया, जो झूठ बोले जा रहे हैं, देखिए मेरे को समझ में नहीं आता कि जनता भी इस बात को समझ रही है कि जब हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर और इन मुद्दों के ऊपर, महंगाई के ऊपर इस सरकार को लाई वादे किए उन्होंने,
क्या बीजेपी सरकार ने अपना एक भी वायदा पूरा किया इस देश के अंदर? देखो 15 लाख तो हमारे भी खाते में नहीं आए। मैं एक बात कहूंगा कि जिस आदमी, अब लोकसभा के चुनाव चल रहा है, बिल्कुल, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आए हो और जो आदमी 400 450 का सिलेंडर ले रहा हो, वो आदमी बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट ना करे, वो बीजेपी को वोट करे। नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक लेकिन है। कांग्रेस ने भी तो 1 लाख रुपए डालने की बात कर दी खाते में। करी है ना, तो हमने तो जो कहा है वो पूरा किया। हमने इस देश के अंदर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा एक आम आदमी का नजरिया समझा है, आम आदमी, गरीब आदमी के लिए कुछ करने की सोच, एक विजन रखा है। देखिए हाँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास क्या था? जो लोग कहते हैं 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या, 70 साल में क्या किया, 75 साल। अरे 70 साल में वो आज आप जिसके ऊपर बैठे हो, आप जहाँ आप बीमार होते हो, जिस एम्स के अंदर आप अपना इलाज कराने जाते हो, जहाँ रिजर्व रखवाते हो आप अपना बेड, वो एम्स हॉस्पिटल हमारी कांग्रेस सरकार में ही बना हुआ है। वो लोग बड़े तो ये बड़े claim करते हैं। बांध जो है इस देश के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी एजुकेशन हब्स, आपने क्या बनाया 10 साल के वो ये अंदर? कहते हैं कि हमने इनको डबल कर दिया। कहाँ डबल करा? दिखाओ ना, पेपरों में डबल नहीं होते ना, प्रैक्टिकल डबल होने चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की तो मैं पूरी एक लिस्ट दे सकता हूँ, अनगिनत, सैकड़ों, जो पता है, जो पिछले 50 साल में बने हैं चीजें। बीजेपी एक चीज बताए ना, बीजेपी ने क्या कर दिया? कांग्रेस मैनिफेस्टो, अच्छा आज भी आप देखेंगे ना, भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु ना कांग्रेस ही बना हुआ है। लोगों की नजर आज भी कांग्रेस पे है कि कांग्रेस कौन सा नेता कहाँ पर उतार रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आया है, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में अब प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात छेड़ी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की, कि हम वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है। देखिए वो क्या करते हैं, वो लोगों को ना डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट करते हैं। क्या अभी पीछे कुछ दिनों से उन्होंने चलाया भाषण, मोदी जी ने स्टेज पे मंच के माध्यम से ये कहा कि कांग्रेस मंगलसूत्र ले लेगी, कांग्रेस आपके अगर 2 घर है तो एक घर को छीन लेगी। अरे 60 साल सरकार, 75 साल सरकार रही है हमारी, तो इस देश का एक आदमी ये बताए कि किसका मंगलसूत्र छीन लिया, किसका घर छीन लिया। ये सारे काम तो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सबके ऊपर, कभी ऐसा हुआ है कि किसी आम आदमी के खाते से पैसे, जितने पैसे अब कटते हैं, जमा करने पे भी पैसे कटते हैं, निकालने पे भी पैसे कटते हैं, इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, उन टैक्सेसों का फायदा क्या आम जनता को हो रहा है? नहीं हो रहा। मंगलसूत्र तो गांधी परिवार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार, उनके शहीद हुए। आप बताइए उनके परिवार का कौन आदमी शहीद हुआ है? इंदिरा जी शहीद हुई, राजीव गांधी जी शहीद हुए, इस देश के लिए शहीद हुए। तो इनका ये बताया ना कि इनके परिवार से, इनकी पार्टी से कौन आदमी शहीद हुआ है। ये सारी वो बातें करते हैं जो ये जनता के ऊपर बोझ डाल चुके हैं, जनता को मारने का काम किया। नोटबंदी के अंदर इन्होंने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, पूरे देश को लाइन में लगा दिया। अभी कह रहे हैं कि आपकी इनकम जो है जनता की निकालना जा रही है कांग्रेस। अरे आपने निकाला, जिन नारी शक्ति की आप बात करते हो, नारी, जिन्होंने, महिलाओं ने अपने कुछ सेविंग्स करी हुई थी, घर में हर महीना, मेरे घर में, आपके घर में, सबके घरों में होता है कि लेडीज का ये होता है कि वो अपनी कुछ सेविंग्स रखते हैं। मजबूरी में सबको निकालनी पड़ी, लोग परेशान हो गए, लोग सड़क पे आ गए। यहाँ पे मजदूर, गरीब आदमी पैदल 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 पैदल, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। कोरोना के अंदर सबका अस्त व्यस्त कर दिया मामला। अभी तो कोविशील्ड का आपने सुना होगा, कोविशील्ड का इतना साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, यंग डेथ्स कितनी हो रही है, वो सब इस कोविशील्ड। कोई भी इंजेक्शन इतनी जल्दी तैयार ही नहीं होता। ये देश का माहौल जो है ना, इन्होंने बट कोवैक्सीन को सेफ बता रहे हैं। देखिए वो भी अभी कोई स्थायी नहीं है, लेकिन अभी तो लेकिन आप ये देखिए जितने इतने रेटिंग्स आ रहे हैं, डेथ्स का इतना रेट आ रहा है, यूथ इतना जो, तो ये बहुत गलत कांग्रेस है। इसके लिए कुछ करेगी अगर मान लीजिए सरकार में आती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पूरी जांच होगी, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, और ये कुछ बताते ही नहीं है, तो डाटा ही नहीं बताते। तो कोविड के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं? अभी एक फोटो भी हटा दी गई है। अब देखिए पहले, अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये राजनीति होती है। नहीं बट ये कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हटा। नहीं, ये जब सर्टिफिकेट देते थे, जब मोदी जी की तस्वीर लगाते थे, अब ये मुद्दा उठने लगा, जनता ये जागरूक होने लगी, जनता ये पूछने लगी सरकार से कि भाई क्या ये कैसे हुआ। तो ये बात सामने आ गई ना, तो मीडिया ला रही है ना ये बात कि उसी इंजेक्शंस के, उन्हीं इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स हैं, तो इन्होंने मोदी जी की फोटो हटा दी। तो ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं। कांग्रेस कभी भी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जन कल्याण की बातें सोची है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? कांग्रेस ने किया।
अगर वो बैंक उस वक्त नहीं होते तो लोगों को सुविधा कैसे मिलती? खाते उन्होंने खुलवाए, ये खाते देखिए पहले से खुले हुए थे, कुछ नहीं है। वो जो खाते खुले हैं उनमें तो कुछ है ही नहीं। जनधन खातों में बताते हैं वो इसी तरह नहीं, क्या उन खातों में राजीव गांधी जी ने बात की थी। उन खातों में 15 लाख रुपए आए? नहीं, 15 लाख की तो मैं नहीं क्या कहूँगा, फायदा? राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि भाई मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे पहुँच नहीं पाता है। चलो भेजते तो थे ना, ये तो कुछ भेज ही नहीं रहे। राजीव गांधी जी भेजते तो थे, ये तो कुछ भेजते ही नहीं है। ये तो पेपरों में, कागजों में भेज देते हैं, कागजों में सारे काम कर देते हैं। कागजों में हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने 40 एम्स भी खड़े कर दिए, कागजों में इन्होंने यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दी। वो यूनिवर्सिटीज है कहाँ, धरातल पे कहाँ है? आप उनको ये बताइए कि उनका जो मैनिफेस्टो 2014 का 2019 का था, क्या उस मैनिफेस्टो में से उन्होंने कोई काम पूरे किए? राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर देखिए अब ये देखिए, कांग्रेस कभी भी जाति और धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करती। इनकी राजनीति का बेस ही है कि जाति और धर्म, क्योंकि कभी भी हमने कोशिश करी है कांग्रेस ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने की, सभी धर्म और जाति के लोगों को इकट्ठा करती है। देश की प्रगति जब ही होगी जब हमारा देश एक रहेगा। इनकी कोशिश क्या होती है? इनकी होती है बांटने की। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए। कांग्रेस को सत्ता नहीं चाहिए, कांग्रेस क्या चाहती है? इस देश का विकास हो, इस देश के अंदर सद्भावना का माहौल रहे, कभी भी देश बटे ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश को बांटने का काम किया। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा इस देश को हम एकता का स्वरूप में कैसे लाएं। तो इन्होंने कभी भी देश के बारे में सोचा ही नहीं है। और देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का कल्याण कर सकती है। ठीक है, इस देश के अंदर कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा मतलब प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रिसेंटली गौरव वल्लभ पंत जी भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए, उन्होंने कुछ एलिगेशन भी लगाए। देखिए क्या होता है, अब वो डूबते जहाज को छोड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ जी, क्या होता है ना, सब लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा स्वार्थ की राजनीति टिकट मांग रहे थे क्या? कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया, 2 बार उनको चुनाव लड़ा, अब दोनों बार वो नहीं जीते, तीसरी बार लड़वा। तो एक बात बताइए कि औरों को भी तो मौका मिलेगा ना। जब 2 बार आप नहीं चुनाव लड़ पाए तो पार्टी में और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। अब ये कोई की बपोती तो है नहीं कि वही आदमी चुनाव लड़ रहा है ना। तो अगर इन फैसलों से, इन बातों से अगर कोई आदमी छोड़ता है पार्टी को, तो मैं ये मानूं एलिगेशन लगाए स्पेसिफिक। वो देखिए, वो क्या है, जब आदमी किसी और जगह दूसरे खाते में जाएगा, दूसरे दल में जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो कह के जाएगा ना, उसको वहाँ उपलब्धि जब मिलेगी। ऐसे तो अभी विजेंद्र ने भी किया, लेकिन उसने कोई आरोप नहीं लगाया। विजेंद्र बॉक्सर जो है, क्या आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा मुझे मैं जाग गया, सुबह उठा बिल्कुल और मुझे नहीं चला। देखिए, इस बारे में तो गौरव वल्लभ जी बता सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि पार्टी बनाती भी है, जैसे कोई नाराज हो जाता है। देखिए पार्टी ने तो उन्हें बहुत सम्मान दिया है हमेशा। जैसे कोई जा रहा है तो मनाने की कोशिश होती है। देखिए तो पार्टी के बड़े नेता ही मतलब कभी आपने कभी देखा है एक्सपीरियंस की बातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उनसे पूछा भी जाता है सारी बात। लेकिन अगर देखिए किसी को जबरदस्ती तो कोई किसी पार्टी में रख नहीं सकता, तो अपनी विचारधारा है। अब देखिए, एक विचारधारा कैसे चेंज करके दूसरी विचारधारा में चले गए, तो ये बहुत बिल्कुल अलग विचार, ये बहुत बड़ी बात है। कल तक तो वो ऐसे ही विजेंद्र ने लास्ट पोस्ट उसकी जगह आप देखेंगे ट्विटर पे, तो बिल्कुल राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये सोचने का, ये सोचने तो ऐसा क्या बदल जाता है रातों रात? वही बताएंगे कि वो किस प्रेशर में आके कर रहे हैं। आपने कभी सोचा हो भाई, कभी कांग्रेस का इतने अप्स एंड डाउन्स आए, आपने कभी सोचा कि नहीं आज बदल लेते? नहीं, देखिए क्या होता है, कुछ लोग पार्टी के अंदर होते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी का, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस हमारे अंदर। अच्छा, कांग्रेस जो राहुल गांधी कहते हैं बात को, कांग्रेस मैं इनके अंदर से कांग्रेस निकाल के लाऊंगा। हाँ, हम पार्टी के अंदर नहीं, कांग्रेस पार्टी हमारे अंदर। तो हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि पार्टी के साथ है, चाहे कैसा भी समय रहे, अप्स हो डाउन हो, तो जिंदगी में एक आदमी के जीवन में भी, लाइफ में जीवन संघर्ष में होता है। कोई बात नहीं, अगर हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है तो हम भी संघर्ष करेंगे पार्टी के साथ, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये झूठ और जुमलेबाजी कब तक चलेगी। देखिए, आज कोई भी महकमा, कोई भी लोग, किसी भी समुदाय के लोग, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज हो, टीचर्स हो, आर्मी हो, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने देश को सिर्फ बोने का काम किया, इन्होंने देश को खत्म करने का काम किया है। इस देश के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा दिया, सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। इन्होंने अभी ये बात बताते नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, सब कुछ खरीद रखा है,
सारे संसाधन इन्होंने अपने काबू में कर रखे। बताएगा कौन? बताने देते नहीं। चाइना के बॉर्डर, चाइना काफी आगे तक आ चुका है। चाइना ने अभी कुछ क्षेत्रों पर हमारा कब्जा कर दिया। बताते हैं। लद्दाख रीजन की बात कर रहे हैं जी। लद्दाख में भी आप अगर आपने देखा हो तो सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हैं। मीडिया क्यों नहीं दिखाती उनको? वो बेचारे सोशल मीडिया पे अपनी बात। राहुल जी गए थे बाइक पे। राहुल जी गए थे तो राहुल जी ने कोशिश करी ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए। कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी इतने दिनों से धरने पे बैठा है। बट कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है उसको। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। राहुल जी अभी राहुल जी सोनम वांगचुक से नहीं मिले, वो अपनी राइड पे गए थे। नहीं, राइड पे गए थे, नहीं वो मिले हैं, उनसे भी मिले हैं, बात भी हुई है, उस बारे में लोगों से चर्चा भी हुई है। लोगों ने उनको बताया भी कि हमारे साथ यहाँ क्या लोगों ने उनको बताया बिल्कुल। और उन्होंने कहा देखिए प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी इतना मतलब यूटी है तो कोई ज्यादा तो यूटी हमारे देश का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल है, बट वो क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है? काफी फंसी हुई जगह है ना। फंसी हुई जगह तो हमारे देश का तो हिस्सा है। देश का बिल्कुल तो उनको इसकी चिंता होनी चाहिए। वो तो बोलते हैं, अमित शाह जी ने मीटिंग भी की थी 2019 में, कुछ वादे तो किए थे, कुछ पूरे भी किए। देखिए वादे करना और उनको निभाना, ये सिर्फ कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी है जो अपने वादों को निभाती है और निभाती आई है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक नया केजरीवाल बन सकता है लद्दाख के लिए? क्योंकि उनका भी मोडस ऑपरेंडी वही है। अब अरविंद सोनम वांगचुक कोई लीडर तो है नहीं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो एक मुद्दा बना रहे हैं सिक्स शेड्यूल का। ठीक है, जबकि उसके अलावा उनके पास अलग ऑप्शंस भी हैं। ये वहाँ के एक लोकल नुमाइंदे हैं। ठीक है, वो वहाँ की समस्याओं को उठाने का काम जो कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और ये हर जगह तो हर क्षेत्र का आदमी करनी चाहिए। तो मैं तो क्या कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कांग्रेस उनको जैसे बीजेपी कर रही थी अन्ना आंदोलन। नहीं, देखिए कांग्रेस देश के हर उस आदमी के साथ है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और जिसको ये सरकार दबाना और कुचलना चाहती है। जो तानाशाही का जो माहौल जो अपना रखा है इस सरकार ने, तो कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ। तो कांग्रेस केजरीवाल के साथ है, वो जो जेल में है। हाँ बिल्कुल, हमारे अलायंस का हिस्सा है वो, इंडिया अलायंस के अंदर। लेकिन आपके पंजाब के सीएम कहते हैं कि कांग्रेस ईमानदार नहीं है, नेशनल टीवी पे कहा उन्होंने। मैंने मतलब उनसे जो सवाल हुए, उन्होंने बोला मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपके आइडियाज लड़के ही आए हैं। ठीक है, पंजाब में बीजेपी की सरकार तो थी, ये स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसा बोला। मतलब वो अपने अलग जब स्टेज पे होते हैं तो अलग बोलते हैं, जब इंडिया अलायंस के पार्टनर सारे एक स्टेज पे होते हैं तो वो साथ हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं। जैसे ममता जी ने भी वहाँ पर बंगाल में भी। हम इंडियन अलायंस में सभी पार्टी हम सभी नुमाइंदे सभी इकट्ठे होकर इस देश के अंदर सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। और लोकसभा के अंदर मुझे लगता है बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारी बड़ी अच्छी सीटें लोकसभा में अंदर आएंगी, क्योंकि सच्चाई की जीत एक ना एक दिन होती है। झूठ की उम्र जो है वो बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, तो वो अब जो है 10 साल से चल गया आपके हिसाब। हाँ 10 साल मैं कह रहा हूँ ना, कम होती है। देखिए 70 साल और 10 साल कम हुई ना। 70 साल क्यों चली? क्योंकि हम सच्चाई पे रहे। तो फिर एक आदमी आया, कुछ तथागत कुछ लोग आए एक ग्रुप बना के, उन्होंने फिर जनता को सपने दिखाने शुरू करे, बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू करे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। ठीक है, और जिन बातों के अगेंस्ट उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उन्हीं बातों को उन्होंने 100 गुना बढ़ा दिया। महंगाई आप देखिए कहाँ चलेगी, चरम सीमा पर। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेरोजगारी आज मेरे ख्याल से देश का हरियाणा तो कैपिटल है बेरोजगारी के अंदर कैपिटल है। और ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमने प्रगतिशील हरियाणा बना दिया। तो प्रगतिशील हरियाणा तो कांग्रेस पार्टी ही बना सकती है, और प्रगतिशील देश भी कांग्रेस पार्टी ही बना सकती है। बात हरियाणा की करें तो किसान आंदोलन हुआ था पंजाब हरियाणा, मेजरली पंजाब और हरियाणा की किसानी आंदोलन नहीं, उसमें सारे देश के, लेकिन मेजर पार्ट आप कहेंगे क्योंकि किसान हरियाणा पंजाब में ज्यादा तो ऐसा नहीं, ज्यादा यूपी में भी है। यूपी के बहुत टिकैत जी हैं, टिकैत जी की बात करें, यूपी के बहुत सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में किसान आंदोलन तो हरियाणा में हुआ था। वो हरियाणा था, वो केंद्र की बना दिया, लेकिन सारे देश के किसान क्या महाराष्ट्र के तेलंगाना का किसान तो हरियाणा में आंदोलन हुआ। पहला आंदोलन में काफी अच्छे मुद्दे थे और मुद्दों की सुनवाई भी हुई और तीनों काले कानून जो आप कहते हैं वो वापस भी हुए।
कहाँ वापस? नहीं, तीनों कानून वापस तो हो गए, वापस रद्द कर दिया। रद्द कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वायदे किए। एमएसपी और- का वापस नहीं नहीं, उन्होंने काम करेंगे इसी शर्त के ऊपर उन्होंने आंदोलन को वापस कराया। फिर बैठना पड़ा किसानों को। दूसरा जो आंदोलन हुआ, दोबारा बैठना बैठना पड़ा पड़ा। किसानों को। लेकिन आंदोलन से एमएसपी मिलना आपको क्या लगता है, मिल पाएगी? नहीं, कैसे मिलेगी? ये हम इस उनसे- बार तो आंदोलन भी कुछ हम खास उनसे नहीं चला। बात करते हैं तो वो उसको पूरा नहीं करते, वायदे करते हैं उसको लिखित में। हमने यही तो कहा, किसानों की यही तो मांग है। कांग्रेस की सक्रिय भूमिका थी इसमें। बिल्कुल देखिए, सक्रिय भूमिका रही है। मैंने बताया ना आपको कि कांग्रेस पार्टी तो हर उस आदमी के साथ है, किसानों के साथ है। हमारे नेता बहुत लगभग कई दफा जो है किसानों के साथ बैठ कर उन्होंने राहुल गांधी जी को नहीं, राहुल गांधी जी ने अपने स्तर पर बात करी किसानों से, किसानों को नहीं ऐसी बात नहीं, सबसे बात करी, उनकी मांग की। इस बार क्या कमी रही? किसानों के लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में देखिए चीजें रखी हैं, किसान न्याय की 5 चीजें उन्होंने रखी। एमएसपी की मांग करी है। एमएसपी को आपने बोला है अपने कि लीगल गारंटी देंगे आप। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। मैनिफेस्टो में पढ़ा। ऐसे ही सरकार आती है कांग्रेस की तो राहुल गांधी जी सबसे पहले, कांग्रेस की सरकार सबसे पहले ये काम करने जा रही है। क्या ये पॉसिबल है एक लीगल गारंटी देना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स देखे ही उसको। किसानों के जो 5 न्याय की जो बात करी है वो कांग्रेस पार्टी ही देगी। जबकि ये कमेटी की रिपोर्ट है 2014 की कि सिर्फ 6% किसान ही अपना फसल एमएसपी पे बेचता है, सिर्फ 6। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी हमने कहा है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है हाँ। उसको लागू करेंगे हम। स्वामीनाथन जी को अभी हाँ। भारत रत्न दिया है, हम्म। आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आप लोग बोल तो रहे हैं कि हम उनको नहीं, उनकी फिर रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? किसानों के हित में अगर ये किसानों के हित की बात करते हैं तो उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? स्वामीनाथन आयोग ने एक किसानों के हित में एक चीज रखी तो उनको लागू करना चाहिए। आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी 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 चोपड़ा जी, नमस्कार। नमस्कार, बढ़िया। प्रोग्राम में अभी आज बादशाहपुरी था प्रोग्राम, तो हाँ वो अभी है वहाँ। मैं अभी आपको, मैं एक्चुअली शूट चल रहा था तो मैं 10 मिनट में करूँगा आपको। हाँ, मैं आपको 10-15 मिनट में बताऊँ। जी मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक। तो आप गुरुग्राम आपकी वो सीट है, हाँ, गुरुग्राम लोकसभा के अंदर राज बब्बर जी को टिकट फाइनल हो गया, फाइनली काफी टाइम के बाद सबसे लेट सीट आपने डिक्लेयर किया है। ऐसा देखिए, गुड़गांव की सीट जो है हॉट सीट है। राज बब्बर को ऐसा मतलब यहाँ से तो नहीं बिलोंग करते ना गुड़गांव से, तो एक बस एक्टर है इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। राज बब्बर जी का जो यहाँ जुड़ाव है बहुत पहले से जुड़ाव। या फिर एक समुदाय को टारगेट करने के नहीं, लिए? ऐसा नहीं है। राज बब्बर जी का जुड़ाव, राज बब्बर जी यहाँ पहले भी आते रहे हैं। राज बब्बर जी के हम बहुत से रिलेटिव हैं और गुड़गांव में भी हैं, फरीदाबाद में हैं। ऐसा नहीं है कि राज बब्बर जी कोई पहली दफ़ा आए हैं। पीछे इलेक्शनों में भी स्टार प्रचारक के रूप में राज बब्बर जी आते रहे हैं और राज बब्बर जी का जुड़ाव यहाँ बहुत लोगों से है, पहले से ही है। और कोई बाहर के नहीं है राज बब्बर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अचानक लोगों में एक ये है कि वे बाहर से या बीजेपी एक ऐसा प्रचार करती है या अदर पार्टी ऐसा प्रचार करती है। ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो बाहर के हैं। ऐसा उनका जुड़ाव यहाँ के लोगों से बहुत पहले से है और बहुत अच्छा। अभी आप देखिए, सबसे पहले आए तो गुड़गांव लोकसभा के अंदर उन्होंने माता शीतला का आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्तित्व उनका। उनमें ज़रा सा भी लेश मात्र भी इतना सा भी उनके अंदर एक होता है, एक एक्टर होता है, तो एक्टर वाली कोई बात ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है, अगर इस लोकसभा क्षेत्र को ऐसा व्यक्ति दिया जाए तो इस देश का, इस क्षेत्र का, अब हमारे यहाँ के सांसद पिछले 15-20 साल से रहे हैं, वो तो लोगों से मिलते भी नहीं। 5-5 साल राम इंद्रजीत जी, वो तो मिलते भी नहीं किसी से, किसी के दुख सुख में शामिल थे। वो पहले कांग्रेस के थे, बनाया था, ठीक है, लेकिन जब दूसरी पार्टी में चले गए तो फिर दूसरी 5 साल तो उन्होंने कांग्रेस से भी रहे ना? बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब ठीक मिले तो तब भी नहीं, नहीं, जब इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा हो गया। ऐसा दूसरी पार्टी में हाँ, उसके बाद कुछ ज्यादा लोग शिकायत करने लगे कि घमंड। मिलते ही नहीं। सत्ता का अहंकार, और ये सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। आना सब आता तो होगा जो इतने बड़े नेता बन जाते हैं। देखिए, इंडिविजुअली एक आदमी और आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। सत्ता का अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सत्ता या कोई पब्लिक
आपको नुमाइंदा बना के कहीं भेजती है, सदन में भेजती है या अपना विधानसभा में भेजती है, तो आप एक तरीके से उस पब्लिक के रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अपना जीवन उस समाज के लिए दे दिया, तो उसमें अहंकार आने की कोई बात ही नहीं है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ रखें, उनके लिए काम करें। आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर में आने जाने लगा रहता होगा, हाँ, वहाँ का माहौल कैसा होता है? वहाँ का माहौल ठीक होता है, वहाँ का माहौल सबको क्या चर्चाएं चलती रहती हैं? चर्चाएं सबसे पहले तो यही है कि हम कांग्रेस पार्टी को कैसे कहाँ पे मजबूत करें, उस सत्ता के अंदर लेके आए, ठीक है, और अपने स्तर पर हम लोगों की समस्याओं को समझें और उसके निवारण के लिए सत्ता पक्ष से जवाब मांगे। सर्वे करते हैं उसके लिए कुछ? बिल्कुल सर्वे करते हैं, बिल्कुल सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका दी हुई है, उस भूमिका के तहत सब लोग अपना अपना काम करते हैं। आईटी सेल भी कांग्रेस टाइप जैसे बीजेपी का बोलते हैं कि आईटी सेल है जो ऑपरेट कर रहा है, कई तरीके की चीजें। अब तो रील्स भी बना रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, अब ये आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में इस तरीके का एक मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है देश के अंदर। सोशल मीडिया का तो बहुत, सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो इन्होंने सब अपने कब्जे में ले ली है, तो हम कहीं तो जाएंगे। अब राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी यात्रा पूरे देश के अंदर जो चैनल इसको बताते हैं कि भाई कांग्रेस का चैनल था, हाँ, अब नहीं, देखिए चैनल कभी ना कांग्रेस ने कभी ऐसा, देखिए अगर कांग्रेस ऐसा चाहती, आप समझिए बात, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जैसा कि अब इन लोगों ने किया, तानाशाही का जो रवैया बनता है देश में, सभी संसाधनों को, सरकारी जितनी भी एजेंसियां सबको अपने काबू में कर लिया। अगर कांग्रेस ऐसा चाहती, क्या कांग्रेस नहीं कर सकती? कांग्रेस ने कभी ऐसा इमरजेंसी का नहीं, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अगर कोई उनकी आलोचना कर रहा है, इवन कई किस्से ऐसे हैं जवाहरलाल नेहरू जी के कि जवाहरलाल सनद के अंदर उनके खिलाफ बहुत लोग बोलते थे और वो उनको बड़े हंस के उनसे मिलते थे। जो सनद पार्लियामेंट के अंदर किस्से हैं, ये हम भी पढ़ते रहते हैं, हमने देखे भी है, वीडियोज भी देखे, उसमें कहते थे कि भाई आप तो आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपने बड़ी अच्छी बातें करी। मतलब ऐसा नहीं कि शाम को ईडी भेज दी उसके घर, सीबीआई भेज दी उसके घर, ऐसा नहीं किया कभी कांग्रेस। आपको नहीं लगता ईडी से डर? भाई हम कुछ गलत करते ही नहीं, तो हमें ईडी से क्यों डर? लेकिन उसका गलत यूज हो रहा है, गलत उसका संसाधनों का गलत उपयोग किया जा रहा है। अगर कांग्रेस चाहती तो सब तक कांग्रेस के हाथ से जाती ही नहीं। कांग्रेस ने ना कभी मीडिया को अपने अंदर किया, अपने अंडर किया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी जगह चौथा स्तंभ होता है मीडिया के माध्यम से लोगों को पता पड़ता है। तो इनका गलत उपयोग करना देश में नहीं है, देश के लिए बड़ा खतरनाक है। तो मैं तो मीडिया से भी अपील करूंगा कि ऐसा ना करें, जो सच्चाई है वो रखें। अब राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर यात्रा चलाई, कौन सी न्याय यात्रा, कौन सी भारत जोड़ो यात्रा चलाई, न्याय यात्रा चलाई, वो तो हरियाणा से गई थी, हरियाणा से गई थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कौन सी मेन स्ट्रीम ने दिखाया। लेकिन जो दूसरी यात्रा उन्होंने चलाई वो पूरी नहीं कर पाए, पूरी करी नहीं, बीच में छोड़ दिया। नहीं, उसका जो फेज वहीं तक था, जो उसमें पैदल भी कम चले। पहली यात्रा मैंने अच्छे से डिफरेंट देखी, ऐसा था, सबका अपना अपना एक फेज होता है। भारत जोड़ो यात्रा का एक प्लेटफॉर्म था, उस तरीके से किया। भारत न्याय यात्रा का जो एक प्लेटफॉर्म था, जो तय हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली किया। ऐसा नहीं है फिर बीच में चुनाव भी थे। उनसे ज्यादा फेमस उनकी टी शर्ट हो गई। राहुल गांधी जी की टी शर्ट भी फेमस है, जब राहुल गांधी जी फेमस है। फेमस तो राहुल गांधी जी आज यंग स्पिरिट है। बीजेपी ये क्लेम करती है कि राहुल जी आज भी अपने आप को यंग लीडर कहते हैं, बट वो तो राजनीति में काफी परिपक्व है। आप देखिए ना कितना पैदल चले हैं, चल सकता है कोई लीडर? पैदल तो बहुत। देखिए हम तो अपने से लगा रहे हैं, हमारे हम पहुंचने से पहले वो 5 बजे उठ आप भी चले थे? हाँ, हम यहाँ सोना के अंदर बल्लभगढ़ रोड पे हम फरीदाबाद तक गए। हमारे पहुंचने से पहले वो बिल्कुल रेडी, बिल्कुल इतने एक्टिव हैं वो। तो हमें तो उनसे एक सीख मिलती है, हमें तो उनसे स्पिरिट मिली। बल्कि हुड्डा साहब ने तो जब यहाँ पे आए थे, सोना बैठे थे, तो हुड्डा साहब ने तो ये बात भी कही कि जी राजीव गांधी जी रात को नहीं सोने देते थे, राहुल गांधी जी सुबह। मतलब इतना काम किया उन्होंने। देखिए देश के लिए राजीव गांधी जी की एक सोच थी। अब ये प्रचार करते हैं कि मोदी जी जो है इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने का जो तमगा, ये डिजिटल इंडिया जो तमगा ये बीजेपी सरकार अपने को लगाती है, तो ये पूरे देश को पता है कि डिजिटल और आधुनिक राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे। इस देश में सबसे पहले जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा था वो कांग्रेस पार्टी ने देखा था, राजीव गांधी जी का देखा हुआ सपना। और ये तो उन पे क्या करते हैं, ये तो सिर्फ फीते काटने आते हैं। सारी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनके नाम बदल रहे हैं,
नाम बदलने से सोच नहीं बदल सकती। इन्होंने क्यूआर कोड तो लगा दिया दुकानों के पास। अब पेमेंट आप भी करते होंगे तो क्यूआर से ही करते होंगे। समय के साथ साथ नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, समय के साथ एडवांस कुछ यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, इस देश को जोड़ने का काम किया राहुल गांधी जी, और इस देश को जोड़ा भी, और लोगों की समझ में भी आया। लोगों ने जो उनके प्रति एक छवि बनाने की बीजेपी करी, उस नीति को तोड़ दिया राहुल गांधी जी। वो एक ऐसे लीडर है जो इतना लंबा चले देश में। बताइए कौन चला? मोदी जी चल सकते हैं? मोदी तो प्रधानमंत्री सिक्योरिटी नहीं, प्रधानमंत्री देखिए, इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी पार्टी के लिए रैलियां करते हैं, जो अपनी पार्टी के लिए मन से वोट मांगते हैं। इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगी। आप बताइए। 400 पार का नारा तो करना है ना। 400 पार है। पिछली बार हरियाणा में 75 पार हुआ, इस बार ऐसे ही 400 पार हो जाएगा। सरकार बनानी भारी पड़ेगी। जिस पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़ते थे, उस पार्टी का समर्थन ले लिया। आप ये बताइए, दो तो उनके नेता पहले जीत चुके हैं। जेजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा लोगों ने। अच्छा, जेजेपी आज क्यों खराब, आज खत्म हो गई? जेजेपी के बारे में विरोध क्यों हो रहा है? आज जनता उनके नेताओं को, आज बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के जो लोकसभा सांसद प्रत्याशी लोग घुसने नहीं दे रही काम के अंदर। क्यों? किस लिए? जेजेपी का मुद्दा ये है कि जेजेपी जब किसान आंदोलन हुआ तो भाजपा के साथ थी। अब इलेक्शन आए हैं तो वो भाजपा से अलग है। तो क्या किसान या क्या हरियाणा की जनता उनको वोट करेगी? जेजेपी नहीं करेगी ना, जेजेपी को वोट नहीं करेगी। तो वो वोट क्या कांग्रेस को आएगा या बीजेपी को आएगा? नहीं, देखिए आप ये बताइए, जेजेपी ने अपनी सत्ता के लालच के लिए बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने गांव-गांव जाकर, क्षेत्र में जाकर वोट मांगे, और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके उनको 10 सीटें दी। तो जनता के विश्वास पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता उनसे नाराज है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। नहीं, ठीक है। सत्ता के लालच में उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार। कांग्रेस से भी बात चल रही थी, ऐसा वो बता रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने भी शायद उनको। नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उन्होंने सरकार के लालच में, सत्ता के लालच में। कांग्रेस नहीं बना लेती सरकार अगर वो बोलते तो। देखिए, ये फैसला हमारे बड़े कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ सरकार बनाई थी दिल्ली में। वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, आज बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रत्याशियों का आप देखिए, सब इलाके में 10 के 10 लोग थे, उनको घुसने नहीं दे रहे लोग। क्यों? जनता क्यों नाराज है? उनके काम नहीं हुए, उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनके छोटे छोटे देखिए, जनता को बहुत मतलब जनता से आप रूबरू नहीं होते, जनता की समस्याओं को नहीं समझते, जनता के लिए काम नहीं करते, तो जनता फिर यही तो कह रही है कि आप वोट मांगने तो आ गए, आप 5 साल तो आए नहीं, और वोट मांगने के लिए आप फिर आ गए, तो वो दोबारा इनको नहीं बैठने जनता देखती है प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में, या फिर सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता या नाम इस चीज पर वोट डाल जाती है? दोनों ही चीज होती है, पार्टी भी देखी जाती है और व्यक्ति विशेष जो होता है वो देखा जाता है। तो जनता ऐसा नहीं है, जनता बहुत समझदार है और बहुत दिनों तक उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, और जनता इन बातों को समझ रही है कि कौन पार्टी किसको क्या कर रही है। और ये झूठे जो वायदे इन्होंने किए, सरकार ने जो लोगों को, जनता को गुमराह करने का जो काम किया है, देखिए ना ये बातें क्या करते हैं आप, सारे आप इनके भाषण उठा के देखते हो, ये कभी भी अपने मन से ये तो बात करते नहीं कि 10 साल इन्होंने क्या किया, इनकी 10 साल की उपलब्धि क्या। ये क्या बात करते हैं कि नेहरू जी ने ये करा, इंदिरा जी ने ये करा, राजीव गांधी जी ने ये किया, राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं, शहजाद। आप देखिए ना कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये उसकी बात करते हैं। इस शब्दों का चयन तो कांग्रेस ने भी कुछ, मतलब शुरुआत में अगर आप देखिए, कांग्रेस के काफी बड़े नेता ने कहा था कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा क्या? नहीं, चाय बेचने वाला बन सकता है प्रधानमंत्री। हम तो ये देखिए, कांग्रेस ने तो इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल जी, ये नारी की शक्ति की बात करती है। उन्होंने भी तो कर दिया द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन हम देश को पहली महिला राष्ट्रपति, पहली एसटी राष्ट्रपति, चलिए पहली महिला राष्ट्रपति लेकिन कांग्रेस ने दी, पहली दलित महिला लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दी, पहली देश को प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस ने दी। तो ये जो लांछन लगाते हैं, जो बात करते हैं कि नारी का सम्मान, अरे तुम कांग्रेस को ही देख देख के, कांग्रेस से सीख के कोई सारे काम कर रहे हो, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे, तरीके से नहीं कर पा रहे। वो उनकी योजनाएं तो कॉपी करते हैं, उनके नाम बदलते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनके नाम बदलते हैं, पर उसको ढंग से लागू नहीं कर पाते, क्योंकि विजन नहीं है इनके पास। अभी कल ही कांग्रेस ने
यूपी में सीट्स का डिक्लेरेशन किया है कैंडिडेट का, तो राहुल जी को अमेठी से अब रायबरेली ले आए। हाँ, रायबरेली बिल्कुल, और अमेठी से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं किशोरी लाल शर्मा जी, और बहुत ही सुलझे हुए। तो स्मृति ईरानी अब वहां पर वो क्लेम करेगी राहुल जी भाग गए यहाँ से छोड़। राहुल जी कहाँ भाग गए? राहुल जी तो कहीं से भी चुनाव, राहुल जी रायबरेली वायनाड भी छोड़ दिया। रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा मतलब पब्लिक में एक ये है ओपिनियन कि कांग्रेस में दो गुट हैं, एक राहुल गुट, एक प्रियंका गुट। जो प्रियंका गुट है वो ये चाहता है कि प्रियंका जी भी चुनाव लड़े, उनको राष्ट्रीय लीडरशिप में मुख्य धारा में लाया जाए। कांग्रेस में एक ही गुट है और वो है कांग्रेस गुट। अच्छा, कोई राहुल गुट नहीं, कोई प्रियंका, ये सारे प्रचार जो है दुष्प्रचार ये बीजेपी पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए बहुत ही अच्छा, प्रियंका जी भी अच्छी वक्ता है, वो क्यों नहीं आती है? वो नहीं, उनको जो जिम्मेदारी जो उनको मिली हुई है वो कर रही है। वो हर चुनाव के अंदर, हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जहाँ यूपी का पहले उनको सारा चार्ज ही यूपी का दे रखा था, अब मेरे ख्याल से बहुत सी सीटों पे प्रियंका जी जा रही हैं और प्रचार चल रही है। हाँ, और राहुल जी की रायबरेली सीट पे अभी जब रायबरेली जो गए अभी राहुल साथ ही थी प्रियंका। तो ये सीट्स वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है या फिर अध्यक्ष डिसाइड करते हैं या फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद उसमें अध्यक्ष भी होते हैं और उनके सारे मेंबर होते हैं, तो वही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट के लिए, और CWC की बैठक के बाद ही। बीजेपी का एक ये भी कहते हैं बार बार कि, या फिर और पार्टियां भी कहते हैं फॉर दैट मैटर, कि जो आपके अध्यक्ष हैं वो बस एक नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट की तरह, और पार्टी हाईकमान तो गांधी हाउस से चला। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ, बहुत कैपेबल नेता हैं, ठीक है, और कई बार सांसद रहे, ठीक है, और आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने, और ऐसा नहीं है उनकी अपनी किसी जो पार्टी प्रेसिडेंट का जो फैसला होता है वही सब पे लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एडवाइस तो सबसे ली जाती है, एक आम कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े लेवल के सांसद तक, MLA तक, या जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सबसे चर्चा होती है सब मुद्दों पर, और फिर उसके बाद एक हमारी कांग्रेस कमेटी तो फैसला लेते हैं, वो होता है पार्टी के। राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन से हुआ था, एक किसान नेता बने थे कि भाई किसानों का नेता टिकैत काफी उभर कर रहे थे, तो उनका क्या रोल है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका कोई ज्यादा मतलब ना कोई उनकी स्पीचेस आ रही है ना उनके कोई बयान ज्यादा आ रहे हैं, तो और क्या कांग्रेस ने भी कोई नेता है जो किसानों का नेता है? हमारे कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, हरियाणा में हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र जी भी रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, और हुड्डा साहब ने 10 साल जब सरकार यहाँ रही कांग्रेस की, तो किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, किसानों का मसीहा बोला जाता है हमको हुड्डा साहब। कांग्रेस किसान याद कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखना इस लोकसभा के अंदर कि हरियाणा के अंदर हम 10 की 10 सीटों पे बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हैं, क्योंकि अब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन 10 सालों के अंदर हरियाणा की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस किया। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, किसान, फौजी, सिपाही, एक सरकारी नौकरी जो एक आम आदमी है, सभी वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, और हुड्डा साहब की सरकार को याद कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूरा युवा वर्ग देश लोकप्रिय सांसद है, तो ऐसा नहीं है, और उस समय को लोग याद कर रहे हैं। और दोबारा से हरियाणा के अंदर 24 के अंदर विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा में तो हम 10 की 10 सीटों से हम आ ही रहे हैं, लेकिन हम हरियाणा के ये बात तो बीजेपी भी बोलती है, हम हरियाणा देखिए वो 70 पार 75 पार की कर रहे थे पिछली बार, कितनी सीटें हैं बताइए आप? 40 नहीं आए, ठीक है। तो और हरियाणा के अंदर 24 के अंदर हम विधानसभा सरकार, हरियाणा में रिसेंटली सरकार बदल दी है, यानी कि मनोहर लाल से हटा के नायब सिंह सैनी जी क्यों बदली, ये सवाल आप करिए उनसे। ये बात तो आप भी बता सकते हैं। नहीं, क्यों बदली नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन वो पार्टी बताए ना कि क्या उनके जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, क्या वो फेल साबित हुए? क्या जनता ने उनको नकार दिया कि उन्हें चेहरा बदलने की आवश्यकता हुई? क्या जनता उनके चेहरे पे या उनके नाम पर वोट नहीं देगी? उन्होंने एक खेल किया। देखिए यही करती है बीजेपी। क्या करती है बीजेपी? हमेशा हर चुनाव के अंदर एक खेल खेला जाता है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी सब नहीं करती। कांग्रेस पार्टी
सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में जो बातें होती हैं उसको करती है, और जनता के अच्छे के लिए, इस समाज के अच्छे के लिए, इस देश के अच्छे के लिए जो होता है वो कांग्रेस विजन को लाके उसको पूरा करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो काम है बीजेपी, तो इन्हें मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी चुनाव से पहले? मेरी समझ से बाहर। वो तो वही बता पाएंगे हाँ, क्यों वो बता। तो जनता ने उनको नकार दिया। उन्होंने सोचा कि हम चेहरा बदल देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत सोच समझ के वोट करेगी, और इस बार जनता हरियाणा के अंदर करेगी, इस देश के अंदर भी सरकार बदलने का काम करेगी और कांग्रेस को फिर से स्थापित करने का काम। तो आप कांग्रेस ये देख रहे हैं कि वो बहुमत, पर कांग्रेस इतने सीट पे लड़ाई नहीं रही चुनाव, इतने वो बहुमत आ अरे मीडिया अलायंस बनाया ना हमने सबने मिलकर। क्या फिर जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी साल भर के लिए एक साल में बांटेंगे। जैसे एनडीए है, ऐसे इंडियन अलायंस हुआ है। एनडीए के कैंडिडेट ज्यादा है, बीजेपी बहुमत से लड़ रही है। कोई बात नहीं, वो तो देखिए आपस में बैठ के मशवरा नहीं, करके सब सीटों का बंटवारा बीजेपी होता का ये है। कहना है कि आप 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए यार, तो हमारा इंडियन अलायंस देखेगा ना, वो अपनी चिंता करें और हमारी पार्टी की चिंता ना करें। उनको अपनी चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा अगर बनकर? राहुल जी। वो तो इंडिया अलायंस के सभी नेता बैठ के डिसाइड। पर अगर कांग्रेस को 1 साल मिलता है करने के लिए, मतलब अगर सपोज कर लो वो कह रहे हैं वो हो भी जाता है, क्योंकि ये फैसला तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही कर पाएंगे, वो बता ये मेरे जुरिडिक्शन से बाहर है। पर अगर मतलब डिसाइड भी करना तो कौन करेगा कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी CWC CWC होगी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो करेगी, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर CWC वोटिंग होती है हाँ, वो या सर्वसम्मति से जो मतलब हाँ, वो बजट से बात काम वो लेना सबकी सलाह मशवरा करके, बिल्कुल सबसे सलाह लेके, सबकी सहमति के साथ काम होता है। एक शहजाद पूनावाला भी थे, उन्होंने भी पहले कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए। उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैंने राहुल गांधी जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, तो इस वजह से कि भाई ये पार्टी सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी है। ये इल्जाम तो बार बार लगता है कांग्रेस में। देखिए, इस गांधी परिवार में जिसके लिए लोग इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोग इनको बदनाम तो करते हैं, ये नहीं देखते कि इस परिवार में क्या शहादत हुई है। ये एक ऐसा परिवार देश का रहा है जिन्होंने शुरू से उसके परिवार के कई सदस्य देश के लिए शहीद। ऐसा नहीं है सोनिया जी क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। देखिए, जब हमारी पार्टी बहुमत में आई, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, बिल्कुल कौन बना? नहीं, बट उनके ऊपर अटल जी ने कहा था कि वो बाहर ही है, इंडिया की नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ उनका नाम भी वो बार बार बताते हैं, तो टेलिंग एक में बात बताइए, हम शादी करते हैं, जो लड़की होती है दूसरे गांव दूसरे प्रदेश की होती है, बिल्कुल। फिर वो किसकी कही जाती है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। उस घर के अंदर आती है। मान लो कोई उत्तर प्रदेश के अंदर हमने शादी करी किसी परिवार में किसी बच्चे की, और वो महिला शादी करके हरियाणा के अंदर आ गई, तो सारी जिंदगी फिर वो उसका कौन सा घर कहलाया जाता है? उसका घर उत्तर प्रदेश कहलाया जाएगा या हरियाणा कहलाया जाएगा, या जिस घर में वो रहती है वो उसका घर कहलाया जाएगा। तो सोनिया जी इस देश के अंदर आई, ठीक है, तो ये उनका घर है, ये उनका देश है, कोई भारी नहीं है। ये गलत प्रचार जो है ना लोगों के माइंड में, लेकिन ये वजह नहीं थी। सोनिया जी तो बनना नहीं चाहती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या बोलते थे? मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि वो बस डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हुई थी, उसके बाद भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रचार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद भी दूसरी टर्म में भी क्या राहुल गांधी को नहीं बना सकते थे? नहीं, ये परिवार कांग्रेस इसको अपनी गलती मानता है। जो परिवारवाद की हम बात कर रहे हैं ना, उसको बात। क्या कांग्रेस का कोई आदमी बना प्रधानमंत्री? कांग्रेस गांधी परिवार से कोई आदमी बना नहीं बना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अच्छा, अगर आप शुरू से कांग्रेस का भी इतिहास उठा के देखोगे, तो ये जो लोग बोल देते हैं बिना कुछ टेक्निकल सोचा समझे। आप टेन्योर देखो पूरा कि गांधी परिवार के कितने लोग बने और कितने दिन बने, तो आप देखोगे कि गैर गांधी परिवार के लोग ही ज्यादातर प्रधानमंत्री। राहुल जी ने वो कागज में तो फाड़ दिए थे कानून के, जो नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या बात हुई क्या नहीं हुई, नहीं, राहुल गांधी जी को बताया गया था कि जब ये मुद्दा उठा था कि राहुल जी अगेंस्ट है मनमोहन जी के, और वो पॉलिसीज के अगेंस्ट है जो वो बना रहे हैं। राहुल जी तो बहुत एडमायर करते हैं, एडमायरर है। नहीं, एडमायरर तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी तारीफ की थी अभी राज्यसभा। मनमोहन सिंह जी तो इस देश के, मेरे को लगता है कि इस देश के सबसे बड़े
इकोनॉमिक्स। ये बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी राज्यसभा में अभी। हाँ, मनमोहन सिंह जी का तो अपना ही एक अपना कद है। बिल्कुल, ये बात तो सभी मानते हैं। हाँ, अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपना एक उनका बिल्कुल। दायरा है, ऐसा नहीं राहुल गांधी जी। तो अब मैं कुछ सवाल ये पूछूं कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए और कैसे एक मेरे जैसा आम व्यक्ति एक इतनी बड़ी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता बन सकता है, नेशनल स्पोक्सपर्सन बन सकता है, कैसे? देखिए, सबसे पहले तो बातों को कहने का जज्बा हो, बिल्कुल। ठीक है। जो देश की समस्या या जैसे मेरे को किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता होता है, तो किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को रखने का काम करेंगे और कई बार डिबेट्स भी होते हैं, अपनी बात रखने का हम काम करते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं भी एक आम आदमी हूँ, आम व्यक्ति हूँ, मैं कोई विशेष नहीं हूँ। मैंने बताया जैसे कि हमारे परिवार में कोई भी मेरे अलावा मेरे पूरे परिवार में कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे पहला व्यक्ति अपने परिवार के अंदर मैं हूँ कि किसी पार्टी से जुड़ा, तो मैं एक आम आदमी हूँ। तो एक कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, तो उसका मैं ऋणी हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को मैं अपनी पार्टी के अंदर। तो एक आम इंसान को पहले एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जैसे एक मेंबरशिप किसी भी पार्टी में जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले उस पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, उसके अंदर संघर्ष भी करना पड़ेगा, आपको पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। पार्टी कैसे मजबूत हो, आपको अलग अलग स्टेज पे जाके, अलग अलग जगह जाके, लोगों के बीच में जाकर आपको पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, पार्टी में भी बहुत ही साधारण सा व्यक्ति। जो टीवी डिबेट्स होती हैं, मतलब लोग पब्लिक ओपिनियन ये है कि जो टीवी डिबेट्स पे जाते हैं तो प्रवक्ता है बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ बातें अपने एक दूसरे के, लेकिन पब्लिक को ये लगता है, कुछ लोगों में ये विचार भी कि बाद में पीछे वो अच्छे दोस्त ही रहते हैं, तो ऐसा होता है? देखिए, राजनीतिक मंच और राजनीति एक अलग चीज है और एक रिलेशन किसी से वो एक अलग चीज है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन हमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमारी बहुत अलग है। उनकी विचारधारा किसी और पार्टी से जुड़ी हुई है, मेरी विचारधारा किसी और पार्टी, तो वो अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। तो मतभेद है, मनभेद नहीं है। देखिए, मैं और देखिए, किसी देश के लिए ये बहुत अच्छा है कि मतभेद बेशक से हो लेकिन मनभेद ना हो, ये इस देश के लिए बहुत अच्छा है। कभी भी ऐसा नहीं। देखिए, आजकल मैं देखता हूँ कि अभी पीछे भी मैंने देखा, अभी पीछे एक डिबेट में गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता और एक और प्रवक्ता थे, बहुत गलत, मैंने अभी कल परसों की बात है, तो इससे बहुत गलत मैसेज आता है। काफी बनती भाषा का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही उस स्तर के लेवल पे जाके, और आप इस तरीके का करेंगे, पूरा देश देख रहा है। मेरा ये मानना है कि आप विचारधारा बेशक से आपकी अलग अलग है, लेकिन ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आदमी के अपने आपस के जो रिलेशन है वो एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। ठीक है, आप जनता के लिए आप अलग प्लेटफॉर्म पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई लड़ी क्या ये बैलेंस बनाना आसान है? नहीं, आसान नहीं होता, लेकिन एक ये व्यक्ति विशेष के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन किस चीज को किस तरीके से लेता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, मतभेद होते हैं। जैसे कि दिल्ली के एक सांसद ने राज्यसभा लोकसभा में कुछ बोला था, उसके बाद उनकी टिकट कट गई इस बार। हाँ, साउथ दिल्ली से। हाँ बिल्कुल, तो गलत बोला था, तो इस चीजों का भी फर्क पड़ता है। बहुत गलत बोला था। पूरे देखिए, लोकसभा का सांसद एक बहुत बड़ी गरिमा का पद है और पूरा देश देख रहा होता है, तो आप कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, तो ये तो फिर एक देखिए, जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है उतनी बड़ी आपकी, जितनी बड़ा पद आपको मिलता है उतना आपके ऊपर बोझ आता है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है। तो आपको बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। आप कहीं भी बोलते हैं तो अपने व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, आपको सरल भी होना चाहिए, और जनता के अंदर आपका बिल्कुल डायरेक्ट। आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक? राजीव गांधी। राजीव गांधी। क्यों? देखिए, राजीव गांधी जी की एक, मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ राजीव जी का। राजीव जी एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के आदमी। राजीव जी पायलट थे कि वो उनका एक निजी मतलब उनको निजी पायलट होते हुए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने वो, है ना।
हालांकि मनमोहन जी को भी कहते हैं सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लेकिन राजीव जी को अचानक आना पड़ा, इंदिरा जी शहीद हुई, जरूरत पड़ गई थी देश को, तो जरूरत पड़ी। तो नहीं, बट देखो ऐसी जरूरत में परिवार से आया है, बाहर से तो नहीं आ पाया। नहीं, ये लोगों की इच्छा थी। अच्छा, जन समाज की इच्छा। ये पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के नेता और जो लोग थे, जनता थी, उन्होंने राजीव गांधी जी को लाया गया। राजीव गांधी जी खुद नहीं आए, राजीव गांधी जी को मजबूरी में लाया गया। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रसिद्ध, नहीं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री दिए देश को। नहीं, बट उन्होंने शाहबानो केस के बाद जजमेंट को पलटने के लिए कानून भी तो लाया, उसकी निंदा करते हैं आज। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भी चीज की होगी, उन्होंने उस चीज को अपना लीगल तरीके से सब कुछ करके, सोच समझ के, कुछ भी गलत, कई बार क्या होता है, जिस सीट पे आदमी बैठा हुआ है उसके द्वारा किया हुआ काम लोगों को समझने में टाइम लगता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नोटबंदी इसको समझने में टाइम लगे थोड़ा। 10 साल हो गए, क्या फायदा? नहीं, वो तो दिखाए ना, हमें तो प्रत्यक्ष दिखाया क्या हुआ। बिल्कुल ठीक। लोगों ने सहा है, लोगों ने, आम जनता जो है त्राही त्राही कर रही थी, लोगों के, लोग तो बहुत दुखी हुए हैं, लोगों का मतलब जीवन बर्बाद। मैं कह रहा हूँ नोटबंदी के अंदर बहुत से लोगों का परिवार जो है तहस नहस हो गया, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोगों की इन्वेस्टमेंट, किसी ने कोई रेस्टोरेंट कर रखा था, किसी ने कुछ किया हुआ था। और कश्मीर में पत्थरबाजी तो बंद हो गई, ऐसा वो क्लेम करते हैं। पत्थरबाजी देखिए, सुने वो मीडिया ने दिखा दी ना, तो अभी भी हो रही है। कभी कभी किसी जगह अगर कुछ इस तरीके का कुछ होता है तो हमने क्या कभी मीडिया पे प्रतिबंध नहीं लगाया, वहाँ पे तो प्रतिबंध लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि पत्थरबाजी कोई रोज थोड़ी ना होती, कभी किसी मुद्दे के ऊपर, किसी बात के ऊपर कुछ हुआ कर तो इन्होंने उसको हाईलाइट किया। ऐसा नहीं है कि आज भी अगर कोई होता है तो ये उसको वहाँ दबाते हैं, ये दबाने का काम। 370 को हटा दिया, ये उनका मैनिफेस्टो में था, उन्होंने हटा दिया। 370 ना तो अभी ढंग से हटी है, तो आप आज वहाँ जाके जमीन ले सकते हैं क्या? ऐसा वो बोलते हैं, बोलते हैं, आप ट्राई करो ना। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर अभी। या आपका कोई जानकर किसी ने अभी आज तक किसी ने वहाँ जाके कुछ लिया क्या? 370 को समझने के लिए एक पूरा ये लद्दाख में ऐसा सेक्शन क्लेम कर है। रहे हैं वहाँ के लोग कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को स्पेसिफिक नाम लेके इसने एक काफी जमीन ले ली है, तो अगर वो ले रहे हैं तो ले ही सकते हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। 370 कांग्रेस ने भी उस समय की सिचुएशन के अनुरूप 370 लगाई, पर कांग्रेस ने परमानेंट नहीं लगाई थी। कांग्रेस का ही प्रोविजन है जो आज इन्होंने, और ये हम भी होते तो हम भी, वो तो कांग्रेस ने ही करा था कि ये हटा दी जाएगी। कांग्रेस ने तो कभी कहा ही नहीं कि ये रहेगी, लेकिन वो एक प्रोविजन था, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि वो लगानी पड़ी। बट कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस के पार्टनर है वो तो कहते हैं इसको वापस रिस्टोर करेंगे। कांग्रेस उसका एक तरीके, देखिए उसमें ना बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझना होगा लीगल तरीके से। 370 ना तो आज कोई हटी है ना कोई, उसके बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उसको समझ के हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो है वो भारत का एक हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा रहेगा। जो कानून इस देश का है वही कानून, वो ठीक बात है। वो लोग तो कहते हैं हम पीओके भी ले लेंगे। कौन? बीजेपी वाले। देखो कि भाई पीओके हमारा अभिनंदन है। ये भी कहते हैं हमारे देश के अंदर 40 एम्स बना दिए हैं। आप बताइए मेरे को कौन से? आधारशिला तो तो ये भी कहते हैं हरियाणा में भी आपके रख दिए, पेपरों में आपके हरियाणा में आए थे प्रधानमंत्री। नहीं, वो कहते हैं हमने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं। आप बताओ ना, दिखाओ मेरे को कहाँ पे इंस्टीट्यूशन है। मैं तो कह रहा हूँ 10 साल के अंदर उन्होंने किया क्या, एक उपलब्धि बता दें, वो अपनी एक उपलब्धि बता दें। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं इस लोकसभा चुनाव चल रहा है हरियाणा के अंदर, हमारे यहाँ के सांसद जो सरकारी ग्रांट क्षेत्र में काम करने के लिए मिलती है वो भी वापस दे दी। अच्छा, वो वापस दे दी। कितना करोड़ों में होता है? करोड़ों में होता है। तो क्या वो देश के काम, इस क्षेत्र के काम नहीं, क्षेत्र में लगाएंगे? इस क्षेत्र के अंदर वो जो वादे करते हैं कि उन्होंने काम करे, वो काम ही नहीं करते हैं। वो मिलते काम तो जब करेंगे जब वो लोगों से मिलेंगे, वो लोगों से मिलते ही नहीं। क्षेत्र में रहते हैं, वो आते हैं कभी। वोट अब आ रहे हैं, अब वोट चाहिए, अब तो इसीलिए तो लोग नाराज हैं। हमें उस आदमी को चुनना होगा, हमें उस नेता को चुनना होगा जो इस जनता के लिए काम करे, जनता के बीच में रह के काम करे। जो लोग 5-5 साल तक मिले ना,
उनको बनाने से या जिताने से क्या फायदा? पर जो नारा है 400 पार का, वो कुछ सोच समझ के तो आया होगा। सपने हैं ये, सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, और सपने सपने देखने का हक और सपने देखने का हक सबको है, बिल्कुल। उस पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और कांग्रेस ने तो खैर कभी किसी चीज पे प्रतिबंध लगाया ही नहीं। ये बीजेपी पार्टी तो है नहीं जो सरकारी संसाधनों को अपने अंडर ले ले, मीडिया को अपने अंडर के तानाशाही रवैया अपना ले। तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में तो जनता का राज हुआ है। अच्छा, जो अब स्पोक पर्सन जो बोलते हैं, जैसे हमने देखा है नेशनल डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में, कि स्पोक पर्सन की एक पार्टी लाइन ही रहती है। स्पोक पर्सन अपने आप भी कुछ मतलब एड अप करता है, या फिर बस जो बता दिया गया है ऊपर से उसी पे स्टिक रहना है, या उनका खुद का पर्सपेक्टिव होता है? वो देखिए, पार्टी लाइन की कुछ चीजें हैं, जैसे अब हमारा जैसे कि कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें भी आपको भी लगे कि हाँ, मैं अग्री नहीं करता हूँ। जैसे कि अब मैं बात करूँ कुमार विश्वास की, कुमार विश्वास केजरीवाल के साथ थे, हाँ। लेकिन उनको लगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करनी है तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, मैं देश से जवाब नहीं मांगूंगा, कि भाई सबूत नहीं मांगूंगा। तो अपनी निजी राय भी रखते हैं, तो रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। वो अपनी अपनी वो है, और रखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते। तो आज सुप्रीम कोर्ट में अभी डिबेट चल ही रहा है, केस और हियरिंग चल रही है, और केजरीवाल को शायद सुप्रीम कोर्ट बेल दे दे। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के अंदर ऐसी तानाशाही कभी देखने को नहीं मिली। हेमंत जो सोरेन आदमी, दो मुख्यमंत्रियों के साथ, हेमंत सोरेन की। एक हमारे झारखंड के हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ऐसा किया, केजरीवाल जी के साथ ऐसा किया। इस देश के अंदर जो इस सरकार से सवाल करता है, जो इनसे ये पूछता है कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हो या आप ये गलत कर रहे हो, इसका जवाब दो। जो उनसे जवाब मांगता है तो उसके साथ यही कर। राहुल जी की भी तो लोकसभा सदस्यता बची है, करी ना, कोशिश करी, लेकिन देखिए ईश्वर तो है ना, भगवान तो बैठा है नहीं। तो राहुल गांधी जी भगवान में मानते हैं? मेरे ख्याल से इस देश का प्रत्येक व्यक्ति तो एक नागरिक भगवान के अंदर आस्था रखता है, और वो तो एक ऐसे परिवार के नहीं, वो लोग ये भी बोलते हैं, सभी पार्टी भी बोलती है कि चुनाव आते ही राहुल गांधी जी हिंदू हो जाते हैं, मंदिरों में जाने लग जाते हैं। हिंदू होने का सर्टिफिकेट हमें बीजेपी पार्टी से नहीं चाहिए। किसी को भी इस नहीं। देश को उस परिवार ने अपनी निजी संपत्ति भी दी, इस देश को अपने प्राण भी दिए, उस परिवार ने, वो शहीद हुए इस देश के लिए। तो गांधी परिवार ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। ये वो लोग बात करते हैं जो, और उस गुट से बात करते हैं, उस गुट के लोग हैं ये, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में किसी ने हिस्सा नहीं लिया, जिस आदमी ने, जो अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे। लाला लाजपत राय बाद में पैदा हुआ है आजादी। नहीं, उस वक्त थे ना, जनसंघ था ना, जनसंघ था, वो बीजेपी वही तो है, जनसंघ जी। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो बाद में पैदा हुआ हूँ। नहीं, जनसंघ से ही तो निकले हुए लोग हैं। पर ये जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात करते हैं, सावरकर के बारे में, सावरकर के, ये वीर सावरकर कहते हैं, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी, मैं देश की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा। आपने उसी पे एक फिल्म बनाई है आपकी। हाँ, तो इस जेल में से मुझे निकालो। नेहरू जी जेल में रहे, नेहरू जी ने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, पूरे देश को एक आईना, एक पूरे वर्ल्ड को एक आईना दिखाने का काम किया कि इस देश के अंदर हमारा देश महान कैसे है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस देश के अंदर हमारा इतिहास क्या था, हमारे देश के राजा, हमारे देश की सभ्यता। तो ये काम नेहरू जी ने किया, इस देश को विकसित करने का, इस देश के अंदर इंडस्ट्रीज देश बनाने का, इस देश को ग्रोथ करने का। हमको क्या मिला था जब हम आजाद हुए थे? इस देश के पास क्या था? चंद सिपाही भी नहीं थे, फौज खड़ी करी, हमारी सीमाएं खुली हुई थी। आप ये देखिए, हम जब इस अंग्रेजों ने जब इस देश को आर्मी तो पहले भी थी, जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और इस देश को गुलामी से निजात दिलवाई, तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में क्या था? कोई बजट नहीं था। हमारी देश की सीमाएं जो है वो खुली हुई थी, हमारे देश के अंदर हम कुछ नहीं बनाया करते थे। इस देश के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई एजुकेशन की कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे, कोई संसाधन नहीं थे। पॉलिसीज तो आज भी मैकॉले की बनाई हुई चल रही हैं। नहीं, देखिए, पर अब बीजेपी ने एक नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है 2020 में। आप क्या करते हैं? आप ग्रेजुएट हैं, मैं आप पढ़े, ग्रेजुएट हैं, आपने भी स्कूल में पढ़े, मैं भी स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़े, हमने भी पढ़ाई करी है। आपकी पढ़ाई में कोई कमी थी? आपकी पढ़ाई की जो पॉलिसी थी, क्या उसमें कोई कमी थी? आप पढ़ाते नहीं थे? आपकी किताबों में क्या कुछ दिक्कत थी?
कोई दिक्कतें आई आपको? नहीं, बट वो बोल रहे हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता वीर थे, जो असली स्वतंत्रता वीर थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते आपने हैं। बचपन में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया गया, फिर ये कैसे बोलते हैं झूठ है? झूठ नहीं, ये झूठ है कि नहीं? आप बताए नहीं। हमने पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने पढ़ा, अपनी किताबों में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। मैंने सावरकर वीर था ही नहीं ना, ये तो बीजेपी बताती है। जो आदमी जेल में रहते हुए और जब अंग्रेजों का राज हो, गुलाम हो देश हमारा, और जो आदमी ये चिट्ठी लिखे अंग्रेजों को कि मेरे को इस जेल से निकालो, मेरे को इस जेल में नहीं रहना, मेरे को, मैं आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा, जो ये लिख के दे दो आप उसको वीर सावरकर के। ये तो शर्मनाक बात है। ये पार्टी उनकी तस्वीर लगा के वीर सावरकर का जो नारा देती है, ये तो इस पार्टी को डूब मरना चाहिए। ये कैसे इस देश को अपना मुंह दिखाते हैं, शक्ल दिखाते हैं उनको वीर सावरकर कह के। सुभाष जी ने सेना बनाई, इंटरनेशनल आर्मी बनाई, सुभाष जी देश देश विदेश घूमे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग ये महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे परिवार से आते थे कि उनको कोई जेल में जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत ही रिनोट फैमिली से थे वो, बहुत ही एक संपन्न परिवार से थे वो। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा। इस हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से आज जो 40 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी है, 35 साल का आदमी है, 45 साल का आदमी, सबने पढ़ा। तो ये कैसे कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसी पॉलिसी बना रखी थी कि हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा? आपने सरदार पटेल के बारे में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा, भगत सिंह के बारे में पढ़ा, आजाद के बारे में भी पढ़ा। हमने सबने पढ़ा है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी पॉलिसी कर दी कि देश के वीरों के लिए तो हमें पता ही नहीं? तो ये मिसगाइड, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये देश के लोगों को मिसगाइड करते हैं। ये देश के लोगों को उनको एक ना, मतलब इस तरीके से एक सिस्टम, एक प्रचार इस तरीके का करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इस चीज को समझ चुकी है। आपने ये कहा कि 40-50 साल का आदमी जानता है कि कौन सुभाष है, कौन वल्लभ भाई पटेल है। मतलब लेकिन राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, ये सिर्फ अपर कास्ट के हैं और हमें OBC और एक कास्ट सेंसर करवाना है। लेकिन बीजेपी कहती है कि जो आज चीफ सेक्रेटरी है वो अपॉइंट तो आपकी सरकार में होगा। चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए 20-25 साल का तो तजुर्बा चाहिए। उनके शब्द मत पकड़ो। उनके कहने का मतलब ये है कि अब जो व्यवस्था, जब सरकार बनने के बाद जो व्यवस्था, तो राहुल गांधी जी का ये मानना है कि इस देश की प्रगति के अंदर सभी लोगों की, सभी कास्ट के जितने भी लोग, चाहे अपर हो, SC हो, ST हो, OBC हो, BC हो, इस देश की प्रगति के अंदर सबकी भागीदारी होनी चाहिए। वो इस चीज की वकालत करते हैं और इस चीज को लागू करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, सबका सहयोग होना चाहिए और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो जो रिजर्वेशन का जो एक क्राइटेरिया सेट है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको हटाएंगे? देखिए, ये एक टेक्निकल बात है। ये तो जब हम कभी इस सत्ता में, कभी सत्ता के अंदर आते हैं, चेंज होती है सरकार, तो ये सबसे सलाह ली जाएगी। और जो भी इस देश के लिए, कि कांग्रेस जब भी करेगी इस देश के लिए कुछ अच्छा करेगी, हवा में कोई बात नहीं करेगी, कागजों में कोई बात नहीं करेगी। और आज भी इस देश को जो चीज़ मिली हुई है वो कांग्रेस की ही देन है। तो कांग्रेस जब भी इस देश के लिए कुछ करेगी, बहुत अच्छा करेगी, सोच समझ के करेगी, अपना एक विजन रख के करेगी। बीजेपी की तरफ नहीं कि बस मंच पे उठा के कह दिया कि भाई 35 रुपये पेट्रोल चाहिए, 30 रुपये तुम्हें डीजल चाहिए, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, नौकरियों के नाम पे बेरोजगारी कितनी हो गई यार। क्या आप यही सब कह के आए थे सत्ता के अंदर कि 30 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल हो जाएगा? क्या सत्ता आने के बाद हुआ? वो तो बात थी हुआ। रसोई गैस 400 रुपए की सिलेंडर इन्हें महंगा लगता था, 1100 रुपए का सिलेंडर इन्हें सस्ता लगता है। सर एक आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा आपसे कि राम मंदिर जब बना था तो इनवाइट गए थे सभी को, कांग्रेस को भी आया था, तो कांग्रेस पार्टी नहीं गई। हाँ, कांग्रेस के एक MP थे जो गए थे, कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आप कहते हैं, प्रमोद कृष्णन भी गए थे। उनको बुलाया राम मंदिर देखिए, और प्रमोद कृष्णन ने रिसेंट में एक मंदिर भी बनाया उन्होंने, कल्की धाम नाम, और कल्की धाम का शिलान्यास और वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बुलाया था। मैं गया था। आप भी गए थे? मैं भी गया था। तो क्या वो अब देखिए कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, धार्मिक मंदिर
एक धार्मिक आस्था का विषय, वो एक धार्मिक कार्यक्रम था। उसमें हजारों लोग आए थे, वहाँ सैकड़ों लोग आए थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए थे। मेरे साथ विवेक त्रिखा जी हैं, हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, और उन्होंने ये ऑर्डर किया जो हमारा केस चल रहा था उसका मंदिर का, वो विवेक त्रिखा जी ने ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, कल्की धाम का, और उन्होंने कहा। देखिए वो एक धार्मिक प्रोग्राम था, उसका पॉलिटिकल कोई इशू नहीं था, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, वो कृष्ण जी की अपनी एक निजी विचार था। और राम मंदिर को लेके जो एक आस्था है वो इस देश में हर व्यक्ति की, हर आदमी की उससे आस्था जुड़ी हुई है। और हमारे उस मंदिर के उद्घाटन में चारों दिशाओं के शंकराचार्य नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? उनके अलग रीजन थे, अलग रीजन कि है। मंदिर अच्छा आप ये बताइए, हमारे देश के जो धर्म के सबसे विद्वान हम व्यक्ति मानते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? शंकराचार्य करते हैं, वही प्रतीक है हमारे देश में धर्म का। तो उनसे क्या सवाल किया, मोदी जी उनसे मिले या उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे? देखिए कहने का मतलब ये था उनका कि अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इसका उद्घाटन करना, एक अधूरे मंदिर का उद्घाटन। देखिए रामलला जो सारे जीवन उसमें, आज उन्होंने वो बड़ी मूर्ति बना के उसको उद्घाटन कर दिया। रामलला जी आज भी उसी छतरी के नीचे ही है आज भी, राम जी कांग्रेस से नहीं अभी भी है। अच्छा अभी है, जाके देखिए ना। देखिए हमें घर बनाते हैं, हम हवन और सब पार्टी या भोजन, हम कोई व्यवस्था कोई कार्यक्रम करते हैं तो घर को कंप्लीट होके ही करते हैं, या ऐसा आप करते हैं कि आपने थोड़ा सा बनाया और फिर हवन कर दिया और सबको आपने ब्राह्मण को भोज करा दिया और आपने कर दिया, कार्यक्रम हो गया। ऐसा उद्घाटन तो जब भी होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि आप इस मंदिर को कंप्लीट करें, आप बीच में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ये वोट लेने के लिए ऐसी क्या जल्दी थी कि आपको जब ही इसका वो करना था? राहुल जी नहीं गए अभी तक नहीं, राहुल गांधी जी हरियाणा के, जाते रहते हैं, हरियाणा के तो काफी बहुत मंत्री राहुल जी भी जाएंगे, राहुल जी कहीं और तो उस मंदिर में गए थे, कभी आएंगे तो राहुल जी भी जाएंगे। देखिए हमें, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमें किसी से ये सर्टिफिकेट ना लेने की जरूरत, ना देने की जरूरत कि हमारा धर्म में आस्था है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस देश का प्रत्येक नागरिक जुड़ा हुआ है। वो लोग इसको क्या कर रहे हैं, वो लोग इसको कैश कर रहे हैं, वो लोग वोटों का माध्यम बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, उनकी भावनाओं को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, धर्म और राजनीति को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है और प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। राजनीति एक अलग चीज है, हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं तो वो गलत है, हम इस देश के लिए वो गलत कर रहे हैं। ठीक बात। राजनीति के अपने मुद्दे होते हैं, राजनीति के अपने मुद्दे होते हैं कि हम इस देश के अंदर विकास क्या कर रहे हैं, हम देश के अंदर प्रगति किस स्तर पर कर रहे हैं, हम देश के, हम जिन मुद्दों पे आए क्या हम उनको पूरा कर रहे हैं, ये है पॉलिटिकल पार्टी का भी। तो इस बार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस या इंडिया अलायंस सरकार बना रही है? बिल्कुल सरकार बना रही है। 2024 के अंदर इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ इस देश में सरकार बनाने जा रही है और 2024 में अभी हरियाणा में भी चुनाव है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत ही मजबूत सरकार देने जा रही है। आपसे बात करके बहुत मजा आया अमित जी, और आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हमारे इस बातचीत में आप हमारे कैमरा में शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल का नाम है लीगल ओपिनियन पोल। ओके, देखिए आज अविनाश जी के माध्यम से और उनकी टीम की लीगल ओपिनियन पोल के माध्यम से जो वार्ता आज हमारी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सवाल आप लोगों ने किए और कई बार घेरने की भी कोशिश करी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए। देश के मुद्दों के ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए और सवाल बहुत ज़रूरी है, सवाल करना बहुत ज़रूरी है, और जो इस सवाल को जवाब ना देकर और फिर बीजेपी की तरह ईडी और सीबीआई भेज दे वो गलत है। तो बहुत अच्छा लगा के बाद आपके घर पे ईडी नहीं आई नहीं, बहुत अच्छा लगा और आप सभी टीम मेंबरों के मिलके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप इनसे कहिए कि हमें सब्सक्राइब करें और
इस चैनल को, लीगल ओपिनियन पोल को मेरी ये प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप्स और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।